तो आज हम मेंडल का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे कि मेंडल ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हमारा जेनेटिक के फादर ऑफ जेनेटिक किसे कहा जाता है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक कहा जाता है। आनुवंशिक के जनक हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल थे। उन्होंने मेंडल के पौधे पर अपने प्रयोग किया और विरासत की बुनियादी नियमों की खोज की थी। इन्होंने मटर का पौधा चुना था क्योंकि इसका जीवन चक्र जो होता है वो बहुत छोटा होता है। मतलब कहते नहीं कि उन्होंने मटर को ही क्यों चुनाव किया, और भी प्लांट्स है उस पे उन्होंने क्यों ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया, तो क्योंकि इसका जो मटर का जो लाइफ सर्कल रहती है वो क्या है, छोटी होती। इसमें स्पष्ट रूप से विपरीत लक्षण लंबा और बौना दिखाई देता है। इसमें स्वपरागण मतलब सेल्फ पॉलिनेशन होता है, लेकिन कृत्रिम रूप से परपरागण क्रॉस पॉलिनेशन भी कराया जा सकता था। इन सब की वजह से मेंडल ने मटर का ही पौधे का एक्सपेरिमेंट किया, क्योंकि इसकी लाइफ साइकिल जो थी वो छोटी होती थी और इसमें विपरीत लक्षण लंबा और बौना दिखाई देता था, और इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होता था और ये कृत्रिम रूप से क्रॉस पॉलिनेशन भी कराया जा सकता था। इस वजह से इन्होंने ये प्लांट को चुना था। अब कह रहे हैं मेंडल के 7 विपरीत लक्षण क्या क्या थे, तो देखिए तने की लंबाई, मतलब कि जो तना था उसका स्टेम की लेंथ थी वो क्या टॉल ड्रॉप, ये एक था उनका विपरीत लक्षण। दूसरा क्या था, बीजों का आकार गोल या झुर्रीदार। थर्ड हमारा बीजों का कलर पीला है या हरा, और फूल का आकार फूली हुई है या सिकुड़ी हुई है, और फली का रंग हरा या पीला, और फूल की स्थिति कहती है अक्षीय है या फिर अंश है, टर्मिनल है या फिर एक्सेल है। ठीक है। आप कह रहे हैं मेंडल के प्रयोग विधि क्या थी, तो मेंडल के प्रयोग विधि थी मोनोहाइब्रिड क्रॉस था। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है ये हम अभी पढ़ेंगे। तो जब एक समय में केवल एक ही लक्षण ऊंचाई का अध्ययन करते हैं, जैसे एक समय में सिर्फ हम एक ही लक्षण देते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ऊंचाई का अध्ययन करना। ठीक है। इससे जैसे पी है पेरेंटल शुद्ध लंबा टीटी होता है, और शुद्ध बौना स्मॉल टी पौधा होता है। उसके बाद F1 पीढ़ी क्या होती है, तो सभी पौधे इसमें लंबे प्राप्त होते हैं, स्मॉल टी और कैपिटल टी। या टी जो कैपिटल टी है वो प्रभावी गुण प्रदर्शित करता था। और F2 पीढ़ी में क्या होता था, F2 पीढ़ी में F1 के पौधे स्वपरागण करते थे करने पर सेल्फ पॉलिनेशन, और इसमें जो था फिनोटाइप का अनुमान जो बाहरी दिखावट होती थी वो 3:1 थी। 3 लंबे रहते थे और 1 बौने रहते थे। ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का पहला इनका मेंडल का क्या था, मोनोहाइब्रिड थी। तो क्या कराया था, जब एक समय में केवल एक ही लक्षण की स्टडी होती थी, जैसे ऊंचाई का अध्ययन किया, तो हमारा ये क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो गया, जिसमें पेरेंटल पीढ़ी रहती थी, जिसमें हमारे जो शुद्ध मतलब कि लंबे और शुद्ध बौने पौधे का इन्होंने क्रॉस कराया था। जैसे शुद्ध लंबा हमारा टीटी हुआ कैपिटल टी, और शुद्ध बौना जो हमारा स्मॉल टी था पौधा था। F1 पीढ़ी में इन्होंने क्या देखा, सभी पौधे लंबे प्राप्त हुए थे, स्मॉल कैपिटल टी और स्मॉल टी, और जो कैपिटल टी था वो प्रभावी गुण दिखाता था, शो करता था। F2 पीढ़ी क्या थी, F1 के पौधे में स्वयं परागण करने पर, जब मतलब F2 पीढ़ी में जब उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो उन्होंने देखा कि फिनोटाइप जो प्राप्त हुआ था उसका रेशियो दिखा 3:1 दिखा था। 3:1 क्या था, 3 लंबे पौधे और 1 बौना पौधा। और उसका फिनोटाइप के बाद दूसरा क्या दिखा, जीनोटाइप अनुपात दिखा। आनुवंशिक बनावट उनकी क्या 1:2:1 था। ठीक है। पर एक टॉल था, शुद्ध टॉल, एक दो लंबे थे और एक छोटा था। ठीक है। द्विसंकरण संकर क्या था, डाई हाइब्रिड क्रॉस था। पहले मोनो हाइब्रिड हो गया, मतलब एक मतलब क्योंकि ऊंचाई का अध्ययन किया गया था। ठीक है। अब इसमें डाई हाइब्रिड क्या है, तो जब 2 लक्षणों को, वहाँ एक लक्षण का किया गया था, अब यहाँ पे क्या है 2 लक्षणों का, जैसे बीज का रंग और आकार, वहाँ पे उसकी ऊंचाई का किया है। अब यहाँ पे इसके कलर का भी कर रहे हैं और
साइज का भी कर रहे हैं, का आकार का अध्ययन किया जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, डाई हाइब्रिड कहते हैं। मेंडल ने गोल पीले आर आर कैपिटल और वाई वाई कैपिटल और झुर्रीदार हरे आर आर स्मॉल और आर वाई वाई स्मॉल बीजों को क्रॉस कराया था। S2 का परिणाम उन्हें 9:3:3:1 का अनुपात प्राप्त हुआ था। ठीक है, अब मेंडल के आनुवंशिकता का नियम क्या था, तो मेंडल के आनुवंशिकता का 3 नियम थे। ठीक है, तो पहला हमने इनको बता दिया, इनके उन्होंने 2 क्रॉस कौन कौन से थे, एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस था और दूसरा ड्राई हाइब्रिड था। मोनो क्रॉस में क्या था, एक केवल उसकी ऊंचाई का देखा गया था, अध्ययन किया गया था। इसमें 2 लक्षणों को किया था, रंग का भी और उसके आकार का भी किया था। ठीक, अब हम इसके आनुवंशिकता के नियम पे देखते हैं तो इनके 3 नियम थे, एक प्रभाविता का नियम, विसंयोजन का नियम और स्वतंत्र अपव्यय का नियम। तो इसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, जब 2 विपरीत लक्षण वाले पौधों का क्रॉस कराते हैं, ठीक है, जब 2 डिफरेंट लक्षणों के पौधों का क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण डोमिनेंट ट्रेड ही दिखाई देते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा जाता है। ठीक, जब 2 विपरीत लक्षण वाले पौधों का क्रॉस कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में हमारे सिर्फ डोमिनेंट ट्रेड्स ही दिखाई देते हैं, उन्हें हम प्रभाविता का नियम कहते हैं। अब दूसरा कह रहा है विसंयोजन का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ सिग्रेशन क्या है, तो जब गैमीट बढ़ते समय कारकों के जोड़े अलग अलग हो जाते हैं और प्रत्येक युग्मक को केवल एक ही कारक मिलता है, इस युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है, जब मतलब गैमीट्स बनते समय कारकों के जोड़े अलग अलग हो जाते हैं और प्रत्येक युग्म को केवल एक ही कारक मिलता है, उसे हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ सिग्रेशन कहते हैं। इस युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, इसे गैमीट का शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। तो फर्स्ट हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया, सेकंड हमारा लॉ ऑफ सिग्रीगेशन हो गया। थर्ड लॉ हमारा क्या कहता है, तो थर्ड कह रहा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस का नियम क्या कहता है, तो द्विसंकर संकरण में एक लक्षण की विरासत दूसरे लक्षण से पूरी तरह से स्वतंत्र होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोसमेंट भी कहते हैं। ठीक, तो मेंडल के ने हम किस पे किया था, मटर के पौधे पे अपना प्रयोग किया था, जिसमें 7 विपरीत लक्षण हमारे दिखाए थे, बताए थे। उसमें 2 टाइप से क्रॉस भी फिर हमने पढ़े, डाई क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या देखा, एक चीज़ के मतलब उसकी ऊंचाई का अध्ययन किया। डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने बीज के रंग का और आकार का किया। अब इसके नियम कौन कौन से थे, 3 नियम थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सिग्रेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट एसोसमेंट का था।